सो हेलो क्लास 10। आई होप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी आप सभी की। तो आज मैं एक एमसीक्यू बेस्ड वीडियो लाया हूँ जिसमें हम 20 एमसीक्यूज़ को 20 मिनट्स के अंडर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके बनते हैं ये इतने टफ़ या इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं कि आप इनमें 45 मिनट्स लगा दो। वैसे तो जनरली बच्चों को 30 मिनट्स का टारगेट लेके चलते हैं, बट इसको 20 मिनट्स के अंडर भी करा जा सकता है अगर सही तरीके से आप इनको करो तो। ठीक है, तो मैं इसके लिए ओसवाल की जो स्टैंडर्ड बुक है मैथ्स की उसका यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, देख सकते हो 3:56 हो रहे हैं, बहुत लेट तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको। तो अगर सही लगे आपको और ये अगर यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना वीडियो को। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी 3:56 हो रहे हैं, अब देखते हैं कितनी देर में ये हो पाते हैं। तो जो ये पहला क्वेश्चन है इसमें अगर आप देखोगे तो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज़ 45 ईयर्स। तो फादर और जो उसका बेटा है उसकी एज का सम है 45। 5 years एगो फादर्स एज वॉज 4 times दैट ऑफ हिज सन्स एज। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। तो देखो सिंपल प्रेजेंट एज ऑफ द सन पूछ रहे हैं ना, तो सन की एज और फादर की एज, इसमें से हम सन की एज को एक्स मान लेते हैं क्योंकि दोनों की एजों का सम 45 है, तो 45 में से एक्स हटाती फादर की एज आ जाएगी। 5 years एगो ये बोल रहा है तो x-5 पीछे जाएंगे तो सन की एज हो जाएगी, और 45 माइनस एक्स माइनस 5 यानी 40 माइनस एक्स फादर की एज आ जाएगी। अब देखो जो इसने स्टेटमेंट बोला है उसी को मैं यूज़ करूँगा। फादर एज यानी 40 माइनस एक्स वॉज 4 times दैट ऑफ हिज सन्स एज, सो x-5 आ गया। बस अब इसको सॉल्व कर दो, एक्स की वैल्यू निकाल दो, आपको सन की एज मिल जाएगी। तो 4x माइनस 20 आ गया। 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो -5x आएगा। अब 40 इधर आके माइनस हो जाएगा तो -60 आएगा। और -60 को अगर हम -5 से काटते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा 12। तो जो सन की एज है वो 12 ईयर्स है। ठीक है, अब अगर हम सेकेंड क्वेश्चन में मूव आए तो सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ द पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी इन द रेशियो ऑफ 1:2 देन द कोऑर्डिनेट। सीधा सीधा सेक्शन लग रहा है इसमें कि कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है और कह रहा है कि वो इस लाइन को जो ए बी से जॉइन हो रहे हैं। अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर लूँ, ए का कोऑर्डिनेट 4 और 2, बी का कोऑर्डिनेट है 10 और 8, और एक पॉइंट है एक्स और वाई, वो इनको डिवाइड कर रहा है 1:2 में। तो सेक्शन के हिसाब से एक्स वाई ये होता है, और सीधा क्या करना, क्रॉस वे में मल्टीप्लाई कर देना। तो ये जो 4 है ये 2 से इंटू होगा और 10 जो है ये 1 से इंटू हो जाएगा, और नीचे दोनों का रेशियो लिख देना। तो 4 इंटू 2 8, 10 इंटू 1 10 अपॉन 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। 2 इंटू 2 4 एंड 8 इंटू 1 करेंगे तो 8 ही रहेगा, अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 8 प्लस 10 18 होता है, 18 को 3 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, और 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट मिलेगा हमें 6 और 4 मिलेगा। ख़त्म। अब हम इसके थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो थर्ड में कह रहा है यहाँ पर वेट, आई थिंक शीट मुझे ऐड करनी पड़ेगी इसके लिए। कोई नहीं, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, बाकी तो आप समझ गए होगे यहाँ तक। देखो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि अल्फ़ा बीटा जीरोस हैं गिवन पॉलिनोमियल के। तो जो पॉलिनोमियल है हमारे पास वो है x² माइनस 5x प्लस 6। अल्फ़ा बीटा इसके जीरो से, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। अब हम जानते हैं कि इसकी जगह पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं। ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से बना हुआ है, इसको खुद भी बना सकते हो आप। तो सम ऑफ जीरोस हम जानते हैं माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए के बराबर होता है। क्योंकि ए देखोगे दोनों केस में 1 है तो डायरेक्ट बी की वैल्यू डालें तो माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है और ये भी माइनस में है, तो सीधा +5 आ जाएगा, और सी की वैल्यू यहाँ पे 6 है। 5 का स्क्वायर 25 होगा और 2 6 12 हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 1 13, तो इसका जो आंसर आ रहा है 13 यानी ऑप्शन बी हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ए बी सी कह रहा है, ए बी सी ट्राइंगल है जिसमें ए डी जो है वो 3 है और डी बी जो है 6 है, ए ई 4 है। तो कह रहा है ए सी की लेंथ बतानी है। तो यहाँ पे पैरेलल केस आ रहा है यानी बी पी टी लगेगा सीधा सीधा। पी पी टी के हिसाब से ए डी अपॉन डी बी जो होगा हमारा ए ई अपॉन ई सी के बराबर होगा।
अब ध्यान दिया जाए तो AD की वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 6 है और AE की वैल्यू 4 है और EC की जगह मैं x लिख दे रहा हूँ ताकि टाइम बच जाए। 1/2 आ जाएगा, 2 4 से इंटू हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 8 आ रहा है, बट ये आंसर नहीं है। याद रखना ये EC की वैल्यू है जो कि 8 आई है। हमें AC पूछा गया तो AC जो होगा 8 + 4 होगा यानी 12। तो इसका जो ऑप्शन होगा B हो जाएगा हमारा। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब फिफ्थ पे अगर हम मूव करें तो फिफ्थ में क्या रहा है, A man standing on a tower 50 मीटर हाई ऑब्जर्व अ कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 मीटर। एक 50 मीटर की ऊंची बिल्डिंग है, उस पर आदमी यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से एक सामने से कार आ रही है इधर। उसको जब ऑब्जर्व कर रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 बन रहा है, तो यहाँ पे 30 लिख लेंगे। तो हमें ये डिस्टेंस बताना है कि कार टावर की फुट से कितनी दूरी पे, यानी ये बेस बताना है। 90 के सामने हम जानते हैं परपेंडिकुलर होता है, तो सीधा सीधा 10 लग रहा है। 10 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे और 10 30 हम जानते हैं 1/√3 होता है। टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर दी गई है और नीचे B है, तो B इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 50 × √3 आंसर आ जाएगा। अब देख लो ये ऑप्शन में कहाँ है, B हो गया। सिक्स्थ पे अगर मूव करें आप, सिक्स्थ में क्या रहा है कि इफ़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, तो रूट इक्वल्स अगर होते हैं तो हम जानते हैं D 0 के बराबर होता है, देन K की वैल्यू बतानी है। तो इक्वेशन जो दे रखा है 3x² - 4x + k दिया हुआ है। D जो होता है B² - 4AC के बराबर होता है और ये 0 के बराबर है। B ये है हमारा, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो 16 आ जाएगा। 4 × A3 है एंड C इसमें K चल रहा है, इसको सॉल्व करना है बस। 6 को अगर हम दूसरी साइड भेजते हैं और इसको इधर का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 12 की आ जाएगा माइनस का, और 16 इधर माइनस हो जाएगा, ख़त्म। 4 से कटेगा 3 टाइम्स, 4 से कटेगा 4 टाइम्स, तो K की वैल्यू यहाँ पे 4/3 हमें मिल रही है। 4/3 देखो कहाँ है इसमें, D। 6 हो गया हमारा। अब सेवन्थ क्वेश्चन अगर देखिए तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड एंगल 60। तो सिंपल है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगेगा जो कि θ/360 πr² होता है। थीटा 60 है तो 60/360 को मैं सीधा 1/6 लिख सकता हूँ। थोड़ी बहुत ही प्रैक्टिस करी होगी तो आपको इसका आइडिया होगा। पाई की वैल्यू 22/7 रख लेंगे और रेडियस 14 है तो r² है, तो 14 को 2 बार मल्टीप्लाई में लिख लो, जल्दी हो जाएगा। 2 से कट जाएगा, 3 टाइम्स में ही गया। अब कुछ नहीं कर सकता तो जो है उसको मल्टीप्लाई करो और उसको डिवाइड करो। इतना तो क्लियर है, डेसिमल में आंसर आएगा। तो इसमें A और D ऑप्शन ही डेसिमल में है सेवन्थ क्वेश्चन में। तो एक काम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 = 28, 2 लगेगा 28 पे 30/3। इसको डिवाइड अगर करते हैं तो 102.66 आगे बढ़ता जाएगा तो 67 कर देंगे, यानी सेवन्थ में जो ऑप्शन A है ये हमारा आ रहा है इसमें। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 8 पे मूव करेंगे हम। हाँ, गला दर्द हो गया। इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ डिफेक्टिव पेन फ्रॉम अ बॉक्स इज़ 500, तो बॉक्स के अंदर टोटल जो पेन है वो 500 है। डिफेक्टिव पेन जो है उसको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बोल रहा है यहाँ पर 0.06 है। तो डिफेक्टिव के लिए मैं काम करता हूँ E- लगा लेता हूँ, तो 0.06 है। तो सही पेन कितने होंगे ये बताने हैं। तो अगर डिफेक्टिव पेन की जो प्रोबेबिलिटी निकाली होगी, नीचे टोटल आउटकम्स लिखा होगा और ऊपर इसका फेवरेबल आउटकम लिखा होगा जिसको मैं x मान रहा हूँ अभी के लिए, और 0.6 है तो इसका अगर पॉइंट में काट देता हूँ तो नीचे 100 आ जाएगा और 0 से 2 0 खत्म हो जाएंगे और 5 6 से इंटू हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 30। और E यानी ये डिफेक्टिव बल्ब थे, तो जो गुड क्वालिटी के बल्ब होंगे वो कितने होंगे 500 - 30 यानी 470। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे हो गया, यानी B आ रहा है। ठीक, अब देखो जो 9th क्वेश्चन है इसके लिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। सीधा क्या लिखा हुआ है, sin² 30 एंड cos² 30 का सम क्या आ रहा है ये पूछ रहा है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, sin² थीटा + cos² थीटा क्या होता है 1। तो 9 का A हो जाएगा, सीधा खत्म है। 10th क्वेश्चन है, ये भी सुपर ईजी है। कह रहा है LCM एंड HCF जो है 2 नंबर्स का वो 60 एंड 5 आ रहा है और उनमें से एक 50 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा। हम जानते हैं इस केस में LCM और HCF का प्रोडक्ट और उन दो नंबरों का प्रोडक्ट बराबर होता है। तो जो नंबर निकालना है यानी A मान लो, उसको निकालने के लिए क्या करूँगा, LCM और HCF के प्रोडक्ट को जो एक नंबर दिया हुआ है उससे डिवाइड कर देना है। तो 15 को 5 से डिवाइड करूँगा 3 आएगा और 3 से 60 अगर डिवाइड करा जाएगा तो मुझे कितना मिल जाएगा 20। तो सीधा सीधा इसका ऑप्शन क्या होगा A, ख़त्म। अब देखो 11th क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है अ सॉलिड स्फीयर इज कट
इंटू 2 हेमिस्फीयर। एक स्पेयर था, ठीक है, इसको काट दिया गया और 2 हेमिस्फीयर इसके बना दिए गए, एक ये और एक ये, ठीक है। तो कह रहा है कि रेशियो बताना है सरफेस एरिया का स्पेयर से और उन 2 हेमिस्फीयर से क्या हो रहा है। तो देखो स्पेयर का अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो स्पेयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। दोनों केसेस में आर तो सेम ही रहेगा, इसका जो आर होगा वही इसका भी होगा। अब हेमिस्फीयर की बात करें तो पहले तो 2 × 2 हो जाएगा क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है और एक हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया बोला, इन्होंने कर्व टोटल नहीं बोला हुआ है, तो इसका कर्व्ड होता है 2πr² और ऊपर सर्कल वाला भी जुड़ जाएगा πr², तो इसका जो टोटल आएगा 3πr² आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से कट जाएगा, 2πr² अपॉन 3πr² ही आ रहा है, ये पूरा कट जा रहा है यानी इसका रेशियो 2:3 आ रहा है। अब देख लो ये ऑप्शन में कहाँ है, तो 2:3 यानी सी ऑप्शन, ठीक है। अब देखो 12th क्वेश्चन करते हैं। 11 मिनट हो चुके हैं, 56 पे स्टार्ट करा था हमने, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे 12th क्वेश्चन। 12th में क्या है, इफ़ 5k17 आर द थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए पी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो 12th में कह रहा है ये 5 है, के और ये 17 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, यानी ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। तो के की वैल्यू बतानी है। हम जानते हैं कि A2 - A1 कर लो या A3 - A2 कर लो, कॉमन डिफरेंस सेम ही आएगा। तो k - 5 करूँ या मैं 17 - k करूँ, आंसर सेम आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इधर 2k हो जाएगा, 5 इधर जाके प्लस हो जाएगा, 22 आ जाएगा और ये 2 से कटेगा तो k की वैल्यू क्या आ रही है, 11। तो हमारा 12th का भी आंसर आ गया। अब 13th करते हैं। 13th में कह रहा है अ सर्कुलर सेक्टर जिसका रेडियस 10.5 है, सेंटर इतना है बन रहा है 120 डिग्री, तो एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। फॉर्मूला वही लगेगा थीटा यानी 120/360। पाई की वैल्यू क्वेश्चन कह रहा है 22/7 रखना है। रेडियस 10.5 है तो मैं इसको 105/10 लिख सकता हूँ डेसिमल काटने पे, बस अब इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। 120 अगर कटेगा तो हमारा 1/3 आएगा नीचे, 7 से 105 कट जाता है, 1 और 5 15 टाइम्स में, 3 से 15 कट जाएगा 5 टाइम्स में, इससे 10 कट जाएगा 2 टाइम्स में, इससे 11 कट गया, इससे 22 कट गया 11 टाइम्स में। अभी भी ये 5 से डिविजिबल है, 2 1 और ये नीचे आ जाएगा 2, ठीक। तो ऊपर क्या बच रहा है हमारे पास, 11 × 21/2। बस इसको सॉल्व कर दो आंसर मिल जाएगा। तो 22/1 लगेगा 23/2 और इसको अगर आप काटते हो तो 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 0.5 आएगा। तो इसका जो आंसर मिल रहा है 115.5। तो 13 में देखोगे तो ये ए ऑप्शन ही हमें दिया हुआ है, ठीक। अब देखो 14th क्वेश्चन अगर हम रीड करें तो यहाँ पे कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार फ्रॉम हेलीकॉप्टर होवरिंग, यानी ऊपर उड़ रहा है, उस 300 मीटर की हाइट पे 60 डिग्री बन रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ कार फ्रॉम अ पॉइंट डायरेक्टली बिनथ द हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर अगर इधर उड़ रहा है 300 की मीटर की ऊंचाई पर और यहाँ से अगर एक कार को देखा जा रहा है तो उस पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 60 का बन रहा है। तो डिस्टेंस बताना है कार का एरोप्लेन की जो बिनथ है, बिल्कुल जो उसके नीचे का पॉइंट है उससे कितना है। अगेन 10 लगेगा इसमें, ठीक है। तो 1060 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो 300 अपॉन बेस आ जाएगा। 1060 √3 होता है, ये 300 अपॉन बी आ जाएगा। तो b इक्वल्स टू 300 अपॉन √3 आ रहा है और हम ये जानते हैं रैशनलाइज करेंगे तो इधर 300 हो जाएगा √3 और नीचे 3 आ जाएगा। काटने पे हमें आंसर मिलेगा 100 √3। तो ये देख लो ऑप्शन है कहाँ 14th में, ए आ रहा है, ठीक। अब मूव करेंगे 15th पे। 6 मिनट बचे और 6 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 15th क्वेश्चन ये रहा हमारा, जिसमें कह रहा है सिंगल डाइस को थ्रो करा गया है तो प्रोबेबिलिटी बताना है गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 2। तो टोटल आउटकम कितने होंगे सिंगल डाइस के, 6, और 2 से डिविजिबल कितने नंबर होते हैं, 2, 4 और 6 ही तो होते हैं, तो 3 हो गया। तो इसका आंसर जो क्या इसका क्या होगा 1/2 यानी बी ऑप्शन हो गया। अब 16th करते हैं यहाँ पे। 16 में कह रहा है दिस पॉइंट डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग दिस टू इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो अगर मैं यहाँ पे ये पॉइंट बना दूँ
तो ये है 2 -6 और ये है -4 और 6। यहाँ पे एक पॉइंट है x -2, ये 1:2 में इसको डिवाइड कर रहा है, तो x की वैल्यू निकालना है। तो मैं x को सीधा कंपेयर कर दूँ, ये जो 2 होगा ये इससे इंटू हो जाएगा और ये -4 इस 1 से इंटू हो जाएगा। तो 2 × 2 4, -4 × 1 -4 एंड 1 + 2 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर सीधा सीधा 0 आ रहा है, यानी 16th का मेरा क्या होगा, ऑप्शन सी। ख़त्म। अब 17 पे मूव करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे कह रहा है ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा सेट आर मल्टीपल ऑफ 5। डाटा सेट में सारे नंबर 5 से मल्टीपल थे, सॉरी, if all ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा सेट आर मल्टीप्लाइड बाय 5। अगर डाटा सेट में जो सारे ऑब्जर्वेशन थे उसको 5 से इंटू कर दिया गया है, तो ये बताओ मीन क्या होगा। ये याद रखना, मीन एक एवरेज होता है, और अगर सारे ऑब्जर्वेशंस को आप एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो या ऐड कर रहे हो या फिर डिवाइड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसके मीन वैल्यू में यानी एवरेज वैल्यू में वही इम्पैक्ट पड़ेगा। तो 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो बिकम 5 टाइम्स या मीन 5 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा ए आ जाएगा 17 का। ठीक है, लास्ट में को मैं इसका प्रॉपर रीज़न भी तुम्हें बता दूंगा अभी। अब देखो, इन द गिवन फिगर पी टी जो है हमारे पास टेंजेंट है, जिसमें ओ पी टी यानी ये 40 डिग्री बन रहा है, ये हम जानते हैं 90 होता है। पी ओ टी पूछ रहा है कितना होगा, तो देखा जाए तो 90 40 यानी 130 आया। सम 180 होता है ट्रायंगल के सभी एंगलों का, कितना बचेगा 50। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अब 19th क्वेश्चन अगर देखें हम, चलो 18 तक हो गया, असर्शन रीज़न वाले ही बच रहे हैं और अभी भी हमारे पास 4 मिनट है। ये होता है प्रॉपर तरीके से करोगे तो। अब देखो असर्शन रीज़न पे अगर अब हम आए, तो असर्शन में कह रहा है कि जो टी पी है और टी क्यू है ये दो टेंजेंट्स है विथ सेंटर ओ। तो बना लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। एक सर्कल बना दिया, इस पे एक टेंजेंट ये आ रहा है, ठीक है, और एक टेंजेंट ये आ रहा है, टी पी और ये क्यू, और यहाँ पे सेंटर हो रहा है ओ। ठीक है, तो अगर हम देखें तो पी ओ क्यू ये कह रहा है 123 डिग्री है, और पी टी क्यू की बात करी जाए तो 57 है। तो देख लो इन दोनों का सम 180 आना चाहिए, क्योंकि ये तो 90 होते हैं, तो जोड़ने पे 180 तो आ रहा है इनको। तो ये पहला तो सही कह रहा है सेशन। रीज़न कह रहा है कि ओ पी टी क्यू जो है साइक्लिक है। अब साइक्लिक की देखो प्रॉपर्टी अगर ऐसे देखा जाए तो साइक्लिक नहीं लग रहा, बट ये भी तो हो सकता है बाई चांस कि इनको जोड़ा जाए, इनके कोऑर्डिनेट जोड़ा जाए तो एक साइक्लिक फॉर्म्ड कर रहा हो, है ना। ऐसे तो देख के साइक्लिक नहीं लग रहा। साइक्लिक की प्रॉपर्टी क्या थी कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। 90 + 90 180 आ रहा है, इसका भी 180 आ रहा है, तो ये साइक्लिक है। और ये साइक्लिक के बेस पे ये भी हमारा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इसमें ए हम ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि असर्शन और रीज़न दोनों ही सही है, और कहीं ना कहीं रीज़न थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं 20 की। 20 क्वेश्चन में क्या रहा है, पॉलिनोमियल दिया गया है x² + kx + 4। सम ऑफ जीरोस जो है इसके -2 है, तो k की वैल्यू बतानी है। तो सम ऑफ जीरोस यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हम जानते हैं -b/a के बराबर होता है। ये -2 है, -b यानी -k आ जाएगा, a1 है तो ख़त्म, k2 आ रहा है, ये सही कह रहा है। सम ऑफ जीरोस -b/a होता है, ये भी सही कह रहा है। तो 20 का जो ऑप्शन होगा वो क्या आएगा, ए। तो दोनों का ए है। आप खुद ही दे सकते हो, 4:14 हो रहे हैं, यानी 2 मिनट कम। हमने 3:56 पे स्टार्ट करा था, 3:14 पे ख़त्म करा है, यानी 18 मिनट के अंदर अंदर हमारा सारे MCQs अटेम्प्ट हो गए। तो सोच लो, मैंने 20 मिनट का टारगेट लिया था तो 18 मिनट में हो गया। मैं तो टीचर हूँ, तो तुम कम से कम 20 मिनट में तो इसको कर सकते हो, क्योंकि मैं जो एक्सप्लेन करके करा रहा था आपको वो करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो पॉसिबल है 20 मिनट के अंदर इसको अटेम्प्ट करना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो था मीन वाला आया था उसको मैं आपको सही से समझा देता हूँ। ठीक, ये रहा 17। ठीक है, 17 में इसने जो ऑब्जर्वेशन की बात करी है, एक ऑब्जर्वेशन लेट कर लेते हैं, उसके थ्रू तो मैं समझाता हूँ। मान लो ऑब्जर्वेशंस हमारे पास जो थी पहले वो थी 1 2 3 4 5।
अब एवरेज क्या होता है इनका, मिड होता है। अगर ये बराबर गैपिंग से चल रहे हैं तो मिड इनका जो होगा ये एवरेज होगा, ठीक है। और इसी एवरेज को हम क्या बोलते हैं, मीन कहते हैं। तो इसका तो 3 ही आएगा, बाकी तुम इसको सॉल्व भी करोगे तो जोड़ने पे 15 आएगा और 15 को 5 से डिवाइड करने पे 3 मिलेगा। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि हर एक ऑब्जर्वेशन जो है 5 से इंटू हो रही है। चलो न्यू ऑब्जर्वेशन निकाल लेते हैं इंटू करके। तो पहला 5 होगा, 1 इंटू 5 5 आएगा, 2 इंटू 5 10 होगा, 3 इंटू 5 15 होगा, 4 इंटू 5 20 होगा और ऐसे ही 25 आ जाएगा। अब ये भी बराबर गैपिंग से बढ़ रहा है तो इसका भी कहीं ना कहीं मीन जो होगा हमारा 15 होगा, ठीक है। बाकी सॉल्व भी करोगे अगर आप इसको फॉर्मूला लगा के तो 15 प्लस 25 40 प्लस 30 70 75 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर 15 ही मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान दोगे तो 3 का ही क्या है ये 5 टाइम्स है। सब ऑब्जर्वेशन को हमने 5 टाइम्स करा तो मीन का ही 5 टाइम्स हो गया। इसीलिए अगर आप सभी ऑब्जर्वेशंस में जितनी भी ऑब्जर्वेशन है अगर उनमें सेम चेंजेस कर रहे हो, यानी सब में सेम नंबर या तो तुम ऐड कर रहे हो, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, या मल्टीप्लाई कर रहे हो, या डिवाइड कर रहे हो, तो उसका जो मीन होगा ना, मीन में भी सेम इम्पैक्ट पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। बट ये ध्यान रखना ये चीज़ सभी में होना चाहिए, मस्ट बी इन ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। क्लियर। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ भी आया होगा और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी है, क्योंकि मैं इसके थ्रू आपको रियलाइज़ भी करा रहा हूँ कि अंडर 20 मिनट्स ये अटैम्प्ट होना पॉसिबल है। मैं अभी और अच्छे खासे क्वेश्चंस भी इसमें कराऊंगा, ठीक है। और एक आधे वीडियो में बनाऊंगा जिसमें आपको एमसीक्यूज़ को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करना समझा दूंगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं है बट जितना है उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हम करेंगे, ठीक। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना इस वीडियो को। और जो अभी पढ़ना स्टार्ट करे हैं बच्चे 1-2 हफ्ते पहले, उनको भेज देना, उनके लिए बहुत यूज़फुल है ये, ठीक है।